नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमने एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में तैयार कर लिया है। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, हमारी एक टीम है टीचर्स की जिन्होंने मिलकर ये नोट्स तैयार किया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर कर देना ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके देना जो 10th में तो बहुत यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तौर पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे हमें साइंस रटने की नीड नहीं होगी, हम साइंस की ब्यूटी को समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, हमने पूरी कोशिश किया है जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी इसी पॉइंट्स में कवर कर लिया है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूं। देखो, जिन बच्चों ने बात मानी है आप उनके मार्क्स देख सकते हो कि कितने अच्छे नंबर स्कोर किए। ये बोर्ड के एग्जाम है, सबके रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल आईडी, एडमिट कार्ड मैंने दिया है। आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये उन बच्चों के रिजल्ट हैं जिन्होंने इन नोट्स से पढ़ाई करी है अलग अलग ईयर में। आप देख सकते हो इनके मार्क्स, तो आप भी ये नंबर ला सकते हो। आपको करना क्या है, इस पूरे नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डेफिनेशन है यहां पर कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमें रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या लिखना है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके सिमिलर होगा। इट मींस अगर ह्यूमन है तो उसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो ह्यूमन होगा, अगर कोई एनिमल है तो उसका रिप्रोडक्शन उसके जैसा ही होगा। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे अर्थ पर, यानी इस पृथ्वी पर जीवन जो है वो चलता जाए। तो वो तभी तो पॉसिबल है ना, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब हमारे बच्चे होंगे तो तभी तो लाइफ सस्टेन कर पाएगी ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन और व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन, देखिए व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन का आंसर आपको यहां से यहां तक लिखना होता है। बट रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस का नाम है बाय विच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल को सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके जैसा ही होता है। और इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लाइफ जो है वो बनी रहे अर्थ के ऊपर। तो अगर आपसे पूछा जाए रिप्रोडक्शन का मतलब, तो आपको ये लिखना है इसका रिप्रोडक्शन का रियल मीनिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये है। नाउ सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं या मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मींस रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कई बार कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। बट मैं आपको दोनों का पहले मतलब बताता हूं तो डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अ सिंगल इंडिविजुअल, जब कोई अकेला इंडिविजुअल गिव टू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल को बनाता है। जब कोई अकेला इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को बनाता है तो उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ सिंगल इंडिविजुअल गिव टू न्यू इंडिविजुअल, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अमीबा, अगर आपको ध्यान होगा 8th क्लास की बुक में दे रखा था अमीबा का बाइनरी फिजन, आपने 8th क्लास में पढ़ा था। अमीबा डिवाइड होकर क्या होता है, 2 अमीबा बन जाता है।
तो एक अकेला इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल को बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं। सर ये गैमेट्स क्या होता है? देखिए अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मेल के अंदर, मेल जो होता है ना वो स्पर्म को रिप्रोड्यूस करता है, तो मेल का जो गैमेट्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं। ऐसे ही जो फीमेल होती हैं वो, उनका जो गैमेट्स होता है उसे ओवम कहते हैं, या एग सेल बोल सकते हो आप, या एग बोल सकते हो। तो हर एक मेल या फीमेल में गैमेट्स होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल वाला, उसमें गैमेट्स पाए जाते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते, यानी स्पर्म और एग का कोई चक्कर यहां पर नहीं होता। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। थर्ड, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, इसमें जो नया इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल एज इट इज फोटोकॉपी उसमें होती है। तो न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के जैसा। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एज ए मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एज ए मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा संख्याओं में ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट वगैरह। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। तो एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लोअर ऑर्गेनिज्म द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये पेज कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पेज पर हमने क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको जाना कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय वे जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके जैसा ही सिमिलर होता है, और ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ कंटिन्यूस चलता रहे ऑन अर्थ पर। टाइप्स ऑफ या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल को बनाता है, इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, न्यू इंडिविजुअल होता है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के जैसा, और ये एक्सट्रीमली यूजफुल होता है एज ए मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, दिस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा इटीसी। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर अब इसके पॉइंट पढ़ेंगे। टू इंडिविजुअल, इसमें बच्चों दो इंडिविजुअल होते हैं, वन मेल एंड वन फीमेल, एक मेल होगी और एक फीमेल होंगे। टू इंडिविजुअल दैट इज मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, इसमें दो इंडिविजुअल जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसकी जरूरत पड़ती है न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए। जैसे हमारे मदर एंड फादर, मदर एंड फादर, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों मिलकर जब न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स आर फॉर्म, इसमें गैमेट्स पाए जाते हैं। मेल जो होता है वो स्पर्म को रिप्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल होती हैं वो एक्सेल या एग या ओवम को रिप्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड गैमेट्स। तो इसमें गैमेट्स बनता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई चक्कर नहीं था। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर, इसमें सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। सर सिमिलर और आइडेंटिकल में फर्क होता है। सिमिलर का मतलब होता है कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, बट एज इट इज नहीं होते हम उनके जैसे। ठीक है ना, हमें पहचाना जा सकता है कि हाँ भाई ये इनका लड़का है, ये इनकी लड़की है। वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, हम सिमिलर होते हैं, उनके जैसा दिखते हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो बिल्कुल एज इट इज जैसा फोटोकॉपी होती है ना वैसे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल था, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो सिमिलर होता है, बट नॉट आइडेंटिकल। इसमें आइडेंटिकल नहीं होते टू पेरेंट्स के जैसे। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बट नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के जैसे। ठीक है, असेक्सुअल में आइडेंटिकल होता है, सेक्सुअल में सिमिलर होता है।
इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब हमें जनरेट करना हो वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है ये भी हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आती है। हम अपने माता पिता पेरेंट्स जैसे दिखते तो हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग, हमारी आइडेंटिटी उनसे बिल्कुल अलग है। हम बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं अपने आप में। हमारे जैसा दूसरा जीव इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाएगा दूसरा। तो इट इज यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होता है टू जनरेट मोर वेरिएशन। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती है इस स्पीसीज में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती है। एडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, और ये हायर ऑर्गेनिज्म द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन। तो ये सब हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। नाउ मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी अभी हमने पिछले पेज पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, ठीक है। ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। अब बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे कैटेगरी होती है। मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी 6 या 7 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में 10th लेवल पे जो है वो मैं सब आपको बताता हूं। पहला होता है फीजन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसको बोलते हैं फीजन। तो आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज फीजन, और एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दीजिए। तो फीजन का मतलब होता है द पेरेंट सेल, इसमें जो पेरेंट सेल होगा डिवाइड इनटू डॉटर सेल, वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो जब पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फीजन। और फीजन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। फीजन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। देखिए पहले आप इस चीज को समझिए। जब कोई पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो उसे बोलते हैं फीजन। अब फीजन के भी 2 कैटेगरी है, एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन क्या होता है? तो बाइनरी फीजन में क्या होता है, 2 सेल आर फॉर्म, मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगा। एक सेल डिवाइड होकर, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये डिवाइड होकर 2 सेल बना रहा है। अगर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाए तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फीजन, लाइक अमीबा। अमीबा में बाइनरी फीजन पाया जाता है क्योंकि इसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 नया सेल बनाते हैं। जबकि दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन में क्या होता है, मेनी सेल आर फॉर्म, इसमें बहुत सारे सेल बनते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में एक साथ बहुत सारे नए सेल की फॉर्मेशन होती है। नाउ नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस। जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट जाए छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाए अपन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद जब कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में मैच्योरेशन में जाने के बाद, इट मीन्स ये नेचुरली होगा। आप या मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए तो ईच पीसेस, हर एक पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक टूटा हुआ जो पीस होगा वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बच्चों ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मैच्योर होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अपने आप टूटा नेचुरली, इसको किसी ने ब्रेक डाउन नहीं किया, ये अपने आप ही ब्रेक डाउन होता है। ये छोटे छोटे पीसेस में मैच्योर होने के बाद टूट गया। और हर एक पीस जब नया इंडिविजुअल तैयार करे तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब आपको हो गए सर फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन तो लगभग एक जैसा है, तो दोनों में एक डिफरेंस है। फीजन जो होता है वो केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा हो या प्लाज्मोडियम। जो फीजन मेथड होता है वो केवल यूनिसेलुलर के लिए होता है, जबकि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो सिंपल मल्टी सेलुलर के होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। दोनों में फर्क पता लग गया।
फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो दिस इज कॉल्ड फिजन। और जब कोई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेच्योर होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो 99% बच्चों को इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि दोनों में फर्क क्या है। फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है और फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, ये मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक पीस एक नया स्पाइरोगाइरा तैयार करता है। नाउ नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अब रीजनरेशन क्या होता है सर? इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ, देखिए इस वर्ड का बहुत एक मतलब है, समहाउ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से कट जाए और ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, ये वाला जो था वो नेचुरली ब्रेक हो रहा था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाता है मैच्योर होने के बाद, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता। रीजनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी कारण से, समहाउ किसी कारण से कट जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, अब आपको कट जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो किसी कारण से, कारण क्या क्या हो सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं। तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली, तूफान आया, ब्रेक डाउन हो गया। जानवर जो हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, उनके पैर से ब्रेक डाउन हो गया। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। पानी का तेज बहाव आया, टूट गया। तो अगर किसी कारण से अगर टूट जाए इनटू मेनी पीसेस, कई टुकड़ों में बढ़ जाए, तो ईच पीस ग्रोन इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, हर एक हिस्सा जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये दो इसके एग्जाम्पल है बच्चों। इन दोनों में कई बच्चे फर्क नहीं कर पाते, मैं दोनों में एक बड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। फ्रेगमेंटेशन ब्रेक डाउन हो जाता है मैच्योर होने के बाद नेचुरली, बट रीजनरेशन तभी रीजनरेट करेगा जब ये किसी कारण से कट जाए या टूट जाए। अगर ये कटेगा या टूटेगा नहीं ना किसी कारण से, तो फिर ये रीजनरेट नहीं करेगा। अगर देखो इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो नेचुरली ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ये नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर मान लो किसी ने इसको नहीं तोड़ा, ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना बारिश हुआ, ना एनिमल्स आया, ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा एक दिन, ये रीजनरेट नहीं करेगा। लेकिन इसी का भाई अगर किसी कारण से टूट जाए, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, तो फिर वो हर एक हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो अब तक हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब तक तीन चीज जान चुके हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये पेज कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस पेज पर हमने क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसमें दो इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। ये दोनों मिलकर न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। इसमें गैमेट्स की नीड होती है, गैमेट्स बनता है स्पर्म और एग। इसमें न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, बट आइडेंटिकल नहीं होता। ये यूजफुल होता है वेरिएशंस के लिए, वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, विभिन्नता जो है वो ऑर्गेनिज्म में, स्पीसीज में बहुत ज्यादा आती है। और ये अडॉप्ट किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म द्वारा। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एनिमल, ह्यूमन, ये सब अपनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसके बाद मैंने आपको बताया मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप सबसे पहले आपको बताया फिजन। फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। अगर बाइंडी फिजन, अगर दो सेल बने तो बाइंडी फिजन, और बहुत सारे सेल बने तो मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे पीसेस में और हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बनाए, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, जिसका एग्जांपल था स्पाइरोगाइरा। रीजनरेशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी कारण से कट जाए या टूट जाए, किसी कारण से, समहाउ किसी कारण से कट जाए या टूट जाए कई सारे पीसेस में, तो हर एक पीस जो है वो नया इंडिविजुअल बनाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा मान लीजिए दो हाइड्रा हमारे पास, ठीक है, ए और बी। अब ए को किसी ने ब्रेक डाउन नहीं करा, ना आंधी आया, ना तूफान आया, ना बारिश आई, ना एनिमल आया, तो ये एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसका रीजनरेट नहीं होगा। इसी के बगल में बी है और किसी कारण से ये टूट गया, तो हर एक टूटा हुआ हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, जब किसी कारण से टूटा हो और फिर हर एक हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बनाए, तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। जबकि इसमें नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, नेचुरली ब्रेक डाउन होगा और हर एक हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। नाउ
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला हेडिंग आता है बडिंग। व्हाट इज बडिंग? ये 8th क्लास के बुक में भी है, बडिंग क्या होता है। अ बर्ड इज फॉर्म्ड, एक बर्ड, पहले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में बर्ड बनता है। बर्ड क्या होता है तो समझिए बर्ड क्या होता है। ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, हमने छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म हाइड्रा ले लिया। इसके बॉडी पर हल्का सा ना उभार उत्पन्न होता है, ये इसको उभार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बर्ड। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे ना बर्ड बनता है। अ बर्ड इज फॉर्म, एक बर्ड बनता है, छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, विच डिवेलप इनटू टीनी इंडिविजुअल। ये छोटे से इंडिविजुअल में जब ग्रोथ होगा ना तो ये छोटा सा इंडिविजुअल बन जाएगा। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स, और एक दिन ये पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा मेच्योर होने के बाद, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी पर हल्का सा उभार उत्पन्न हुआ, दिस इज कॉल्ड बर्ड। एक बर्ड, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बर्ड डेवलप्ड हुआ। अब ये बर्ड क्या होगा, डे बाय डे, ये बर्ड क्या होगा, डे बाय डे डेवलप करेगा, ठीक है, बड़ा होगा, बर्ड धीरे धीरे बड़ा होगा। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, ये बड़ा हो गया बर्ड। अब एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, तो ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और अलग करके ग्रोथ करेगा। तो पहले बर्ड डेवलप्ड होता है, फिर ये थोड़ा सा मैच्योर होता है, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक का आप ये टॉपिक देख सकते हो, ये डायग्राम देख सकते हो, शायद आपको और बेहतर समझ में आए। ये बच्चों देखिए उभार उत्पन्न हुआ, ये इसे बोलते हैं बर्ड। ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप्ड होगा, ये देखिए मैच्योर हो रहा है, और एक दिन ये इतना मैच्योर हो जाएगा कि अपने पेरेंट्स से ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। देखिए हाइड्रा में दो टाइप के मेथड पाए जाते हैं। हाइड्रा रीजनरेशन में भी आता है और हाइड्रा बडिंग में भी आता है। अगर किसी कारण से हाइड्रा टूट जाए, अगर किसी कारण से हाइड्रा टूट जाए तो रीजनरेशन होगा, और अगर किसी कारण से हाइड्रा ना टूटे तो वहां पर बडिंग होगा, वो नया इंडिविजुअल बना सकता है बर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और कई सालों से लगातार एग्जाम में यही आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? ये पांचवा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये पांचवा है। इन मेनी प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स में क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप, नया प्लांट डेवलप करता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट से। अब आप कहोगे वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, तो वेजिटेटिव पार्ट तीन होते हैं, या तो रूट्स या स्टेम या लीव्स। तो अगर कोई नया प्लांट बने रूट से, अगर कोई नया प्लांट बने स्टेम से, या कोई नया प्लांट बने लीव से, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में न्यू प्लांट डेवलप, नया प्लांट डेवलप करता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट से। अगर प्लांट्स में नया प्लांट डेवलप करे वेजिटेटिव पार्ट से, यानी प्लांट्स अगर डेवलप करे रूट से, स्टेम से या लीव से, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे प्लांट्स में नया प्लांट डेवलप्ड होता है वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट्स। रूट से पता है क्या बनता है, तो आपने नाम सुना होगा डहेलिया या स्वीट पोटैटो, नाम सुना होगा ना आपने, ये रूट से डेवलप्ड होता है। स्टेम से बनता है पोटैटो और जिंजर। जो पोटैटो एंड जिंजर, जो किसान होंगे हम उनसे पूछना, पोटैटो एंड जिंजर ये स्टेम से बनता है। लीव, पत्तों से बनता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफाइलम जो होता है वो एक प्लांट है, आपके बुक में इसका ना डायग्राम भी दिया हुआ है ब्रायोफाइलम का, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो आपके एनसीईआरटी बुक में ब्रायोफाइलम का एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मिल गया मुझे, देखिए ये रहा, ये देखिए, इसमें ये आप देख रहे हो ना, ये लीव्स है, पत्ता है, और इसके ऊपर ही नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो जब लीव्स के ऊपर नया प्लांट ग्रो करे ना, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट्स होता है, ठीक है। तो जब कोई प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बने, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रूट से बनता है डहेलिया और स्वीट पोटैटो, स्टेम से बनता है पोटैटो एंड जिंजर, और लीव से बनता है ब्रायोफाइलम। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक आर्टिफिशियल मेथड भी पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक आर्टिफिशियल मेथड भी पाया जाता है, और वो आर्टिफिशियल मेथड जो है उसको हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे भी। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर
टिश्यू कल्चर आता है, और इसके अलावा ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग ये मेथड आते हैं। ये सब आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। ये तो नेचुरल मेथड है। आप एक काम करो, आप रूट्स ले आओ और नया प्लांट ग्रो कर लो, स्टेम ले आओ नया प्लांट ग्रो कर लो, लीव ले आओ नया प्लांट ग्रो कर लो। तो ये नेचुरल मेथड है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही एक आता है आर्टिफिशियल मेथड। अब इस आर्टिफिशियल मेथड में आता है टिश्यू कल्चर, एक आता है ग्राफ्टिंग, एक आता है कटिंग, एक आता है लेयरिंग। तो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन ग्राफ्टिंग और कटिंग और लेयरिंग के ना बस एग्जांपल याद कर लेना, बहुत है, मोर देन इनफ है। इसके बारे में एग्जांपल पढ़ लेना, बुक में इतना ही दिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर बोलते किसे हैं। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ग्रोइंग टिप ले लेते हैं। इसमें न्यू प्लांट जो होता है ग्रो होता है बाय यूजिंग द ग्रोइंग टिप। ग्रोइंग टिप लेते हैं प्लांट का, प्लांट है ना, प्लांट देखिए ये प्लांट है, इसका जो ग्रोइंग टिप होता है ना उसे बोलते हैं टिप सेल, जो सबसे ऊपर होता है, ये वाला पार्ट जो ग्रो कर सकता है। तो प्लांट का टिप सेल ले लेते हैं जो पार्ट्स ग्रो कर सकता है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन, नया प्लांट्स ग्रो करते हैं बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप्स। ग्रोइंग टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट्स का पार्ट ग्रो कर सकता है वो सेल ले लिया प्लांट का। दीज ग्रोइंग सेल, अब जो आपने सेल लिया है ना, दीज ग्रोइंग सेल, ये जो आपने सेल लिया है, ग्रोइंग सेल लिया है, आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम। इसे कल्चर मीडियम में रखा जाता है। इसे कहां रखाते हैं? कल्चर मीडियम के अंदर। कल्चर मीडियम आप एक तरह से समझ लो कि लैब में एक केमिकल है, उसे कल्चर मीडियम कहते हैं, उसमें उस ग्रोइंग टिप को रखा जाता है। इससे होता क्या है? तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। इससे कैलस की फॉर्मेशन होती है। कैलस क्या होता है? तो बहुत सारे सेल। पहले आपने क्या लिया? एक सेल लिया था, आपने ग्रोइंग टिप का एक सेल लिया था, उसे आपने कहां रखा? तो कल्चर मीडियम में रखा। तो जब आप कल्चर मीडियम में रखोगे ना, तो वही सेल जो आपने एक सेल लिया था ना ग्रोइंग टिप का, वो मिलियन सेल में डिवाइड हो जाएंगे कुछ दिनों में। इस कल्चर मीडियम में रखने के बाद, केमिकल में रखने के बाद, ये मिलियन सेल में बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैलस। ठीक है। अब कैलस जब मिलियन सेल बन गए, आप इस कैलस से निकाल लो, इसको कैलस से इसको निकाल लो, यानी इस चीज को निकाल लो और कैलस को ट्रांसफर कर दो हार्मोन मीडियम में। अब सर ये हार्मोन मीडियम क्या है? तो याद कीजिए चैप्टर 7 को। चैप्टर 7 में आपने पढ़ा होगा प्लांट के हार्मोन। आपको याद होगा प्लांट के 4 हार्मोन मैंने आपको बताया था, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। चैप्टर 7 का नोट देखना आप। तो कैलस को ट्रांसफर किया जाता है हार्मोन मीडियम में, जिसमें प्लांट के हार्मोन होते हैं, विच कॉज, जिसके कारण ग्रोथ होती है प्लांट में और डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, यानी रूट्स अलग हो जाएगा और स्टेम अलग हो जाएगा, लीव्स अलग होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने ग्रोइंग टिप लिया, ग्रोइंग टिप को रखा हमने कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम रखने के बाद वो कैलस बना, उस कैलस को हमने ट्रांसफर करा हार्मोन मीडियम में। हार्मोन मीडियम के कारण डिफरेंशिएशन आया, रूट्स, स्टेम, लीव सब अलग हो गए और हम सारा नया प्लांट बन गया। इसको फिर आप सॉइल में दबा दो, मिट्टी में दबा दो, आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। आजकल बहुत फेमस मेथड है, विदेशों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप ऑर्नामेंटल प्लांट, घर को सजाने के लिए जो प्लांट्स बन रहे हैं वो सब इसी मेथड से बन रहे हैं। ऑर्चिड प्लांट बहुत फेमस है, आप पता करोगे, ये सब टिश्यू कल्चर से बनाए जा रहे हैं। नए नए प्लांट घर को सजाने के लिए आते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। मार्केट में आजकल बहुत प्रचलन है इस प्लांट का। इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड में आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का ना आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, सिर्फ आपका एग्जांपल दिया हुआ, तो एग्जांपल कर लेना। ग्राफ्टिंग मेथड से मैंगो को, आम को ग्राफ्टिंग मेथड से उगाते हैं। कटिंग से रोज को, आपने देखा होगा स्टेम होता है ना, स्टेम ले लिया, मतलब टहनी ले ली और उसको आप मिट्टी में दबा दो तो नया रोज जो गुलाब का पौधा वो उग जाएगा, तो उसे कटिंग मेथड। और लेयरिंग से जैस्मीन। तो एक एक एग्जांपल याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि आपके बुक में है नहीं इनकी डेफिनेशन। एग्जांपल भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, ये पेज कंप्लीट होता है। जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इस पेज पे अब तक हमने क्या क्या जाना है। एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बर्डिंग बताया। अ बर्ड इज फॉर्म्ड, एक बर्ड फॉर्म होता है, विच डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल, इससे टिनी इंडिविजुअल बनता है। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से अलग हो जाता है। अपॉन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल बनाता है, जैसे कि हाइड्रा।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? तो बहुत सारे प्लांट्स में नया प्लांट डेवलप्ड होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट से, स्टेम से और लीफ से। रूट से प्लांट उगाए जाते हैं डहलिया, स्वीट पोटैटो, स्टेम से उगाए जाते हैं पोटैटो, जिंजर, लीफ से उगाए जाते हैं ब्रायोफाइलम। इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर एक आर्टिफिशियल मेथड आता है। आर्टिफिशियल मेथड का पहला पार्ट होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में नया प्लांट्स उगाने का एक तरीका है जिसमें हम ग्रोइंग टिप ले लेते हैं, वो टिप जो ग्रो कर सकता है, प्लांट का ग्रोइंग टिप ले लेते हैं। उस ग्रोइंग टिप को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में, केमिकल में रखते हैं, जिससे कैलस बनता है। कैलस मतलब बहुत सारे सेल बन गए। फिर इस कैलस को उठा के हमने ट्रांसफर कर दिया हार्मोन मीडियम में, प्लांट के हार्मोन में। इससे उनका ग्रोथ होगा और डिफरेंशिएशन की वजह से नए नए पार्ट्स आएंगे, रूट्स आएंगे, स्टेम आएंगे, लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपसे मिट्टी में दबा दो, आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजाने के लिए जो आजकल प्लांट्स आते हैं, ऑर्चिड प्लांट्स, ये घर को सजाने के लिए यूज करते हैं, होटल वगैरह को सजाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सब इसी मेथड से तैयार होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड में एक आता है ग्राफ्टिंग, मैंगो को उगाने के लिए, कटिंग, रोज को ग्रो करने के लिए, लेयरिंग, जैस्मीन को ग्रो करने के लिए। ठीक है बच्चों। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पोर होता है ना, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पोर जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इन्हें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर देख रहे हो ना गोल गोल, ये स्पोर इसके अंदर पाया जाता है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ब्लॉब बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉब, ब्लॉब नाम है इसका, ब्लॉब बोलते हैं, ब्लॉब। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर जो होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, जो कि थिक वॉल से कवर्ड होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसको सही कंडीशन मिलता है, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, नया प्लांट्स बनाते हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि राइजोपस। चलिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। देखिए ये कोई प्लांट्स है जिसके ऊपर ये ब्लॉब है। इन ब्लॉब के अंदर, इनको ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, इनको ब्लॉब बोलते हैं। ब्लॉब के अंदर जो होते हैं वो स्पोर होते हैं, जिनको आप लोग सीड्स बोलते हो। ठीक है, ये ऊपर गोल गोल दिखाई दे रहा है, दे आर कॉल्ड ब्लॉब। ब्लॉब के अंदर सीड्स होते हैं। तो किसी कारण से अगर ये ब्लॉब टूट जाए, अब ये ब्लॉब कैसे टूट सकता है? तेज हवा से, तेज पानी से, तो जानवरों, एनिमल के पैरों से ये ब्लॉब टूट जाते हैं। तो जैसे ये ब्लॉब फूटेगा ना, तो सीड जो होंगे यहाँ वहां बिखर जाएगा, सीड्स बिखर जाएगा। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी वाटर मिलेगा, तो ये नया प्लांट ग्रो करना फिर से शुरू कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। यही देखो लिखा गया है, स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कवर्ड होते हैं थिक वॉल से। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इसको सही कंडीशन मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो ये जर्मिनेट होंगे और नया इंडिविजुअल बनाएगा, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस इसी मेथड से, स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो होता है। तो ये जो आपने पढ़ा है ना, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे, जिसमें आपने फीजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, बर्डिंग पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, और देन स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आपने जाना। अब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे हम जान चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं और नया इंडिविजुअल बनाता है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, जब रिप्रोडक्शन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल का गैमेट्स होगा और फीमेल का गैमेट्स होगा, वो दोनों जब मिलेंगे, उससे जो नया इंडिविजुअल बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, जब रिप्रोडक्शन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, जब ये दोनों मिलेंगे, तो उससे जो रिप्रोडक्शन होगा, दे आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, पहले हम जानते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? तो फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे, 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? तो फ्लावर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? टिपिकली किसी भी फ्लावर के ना 4 पार्ट्स होते हैं। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। मोस्टली हर फ्लावर के बच्चों 4 ही पार्ट्स होते हैं।
एक होता है सेपल्स, एक होता है पेटल्स, एक होता है स्टेमन, एक होता है पिस्टिल। याद रखोगे? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? तो 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। इसमें जो आप स्टेमन पढ़ रहे हो ना, स्टेमन, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है? फ्लावर के मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। स्टेमन मेल पार्ट्स होता है और पिस्टिल फीमेल पार्ट्स होता है। तो अगर आपके एग्जाम आए फ्लावर के पार्ट्स बताओ तो ये 4 पार्ट्स लिखना। नाउ ये पेज कंप्लीट हो रहा है, एक बार जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना स्पोर फॉर्मेशन। इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थिक वॉल से कवर्ड होता है। फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये ग्रो करता है, न्यू इंडिविजुअल बनाता है, जैसे कि राइजोपस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? तो फ्लावर। फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये ले आया मैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। जैसा आप देख रहे हो, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना। कई बार बनाने के लिए आता है, कई बार लेबलिंग आती है। तो आप जरा इसके जो स्ट्रक्चर उसको ध्यान से देखो। ये देखिए सेपल्स और ये रहा पेटल्स। ये जो नीचे का पार्ट देखा, सपोर्टिव पार्ट जो फ्लावर को सपोर्ट करे नीचे, दे आर कॉल्ड सेपल्स। और ये जो पार्ट्स आप दिख रहे हो, दे आर कॉल्ड पेटल्स। पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, जो फ्लावर को आप पंखुड़ी होता है ना, पेटल्स, तो ये पेटल्स है। उसके अलावा देखिए फ्लावर के 2 ही पार्ट है बचे हुए, एक स्टेमन और एक पिस्टिल। स्टेमन होता है मेल पार्ट। स्टेमन कौन होता है? मेल पार्ट। और इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, इसे बोलते हैं एंथर, और एक होता है फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये जो लाइन से पाइप देख रहे हो ना नीचे जाते हुए, इसे बोलते हैं फिलामेंट। तो सेपल, पेटल मैं आपको चारों पार्ट दिखा देता हूं। इसे बोलते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का नीचे दिखाई दे रहा है आपको सारा, इसे बोलते हैं सेपल्स। ये जो आपको पिंक कलर का सारा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद होता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के 2 भाग होते हैं, एक होता है एंथर, एंथर होता है ये ऊपर वाला भाग, और एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट होती है पाइप, जो पाइप नहीं जा रही है फिलामेंट है, ठीक है। और चौथा पार्ट है पिस्टिल। पिस्टिल कौन होता है? फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, यानी फीमेल पार्ट जो है ना, जो पिस्टिल फीमेल पार्ट अभी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। एक होता है स्टाइल, उसके नीचे जो पाइप जा रही है उसको स्टाइल, और लास्ट में जो बीचों बीच आपको दिख रहे हो, इसको बोलते हैं ओवरी। तो ये ओवरी है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हो गए ना, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना। लास्ट में बताता हूं, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, ये वाला स्टेमन, ये वाला सेपल्स, ये वाला पेटल, ये स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना लेबलिंग के साथ। अब बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि प्लांट्स में ना सीड कैसे बनता है, बीज की फॉर्मेशन कैसे होती है प्लांट में। देखिए सीड फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, और ये जो टॉपिक भी है वो काफी आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक भी समझाऊंगा, उसके बाद आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में आए प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, तो दोनों का मतलब यहां पे एक ही है, लगभग प्रोसेस लगभग दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 डायग्राम के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉलन ग्रेन, देखिए जैसे ह्यूमन में जो मेल होता है ना, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, आप पढ़ चुके हो उसके बारे में, वो उसका गैमेट्स कहलाता है। ऐसे ही बच्चों फ्लावर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? एंथर, प्रोड्यूस इन एंथर। पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करता है एंथर, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। डायग्राम देखिए, आप डायग्राम से ज्यादा बेहतर आप समझ पाओगे इस चीज को। ये आप ऐसा समझिए, देखिए ये एंथर है, आपको दिख रहा है ये एंथर है, ये जो पार्ट है एंथर है। यही एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है या पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करा, और ये पॉलन ग्रेन
ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। ये देखिए स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है ना पूरा, यहां पर दोनों जॉइंट है यहां पर। तो एंथर ने प्रोड्यूस करा पॉलन ग्रेन, एंथर ने प्रोड्यूस करा पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा के पास। ठीक है, ये स्टिग्मा वाले पाइप में जॉइंट है, तो स्टिग्मा के पास चला गया। तो यही फर्स्ट पॉइंट को कहने का मतलब यही था कि जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस होता है एंथर में और ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास चला जाता है। और सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा जिसको सेल पॉलिनेशन कहते हैं, या हो सकता है वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास चला जाए। ये इस पॉइंट का मतलब हम बाद में पढ़ेंगे कि सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। ये दोनों भी वापस आएगा, सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन वापस आएगा, तो मैं अलग से टॉपिक समझाऊंगा कि दोनों का मतलब क्या है। अभी आप चीजों को समझो। पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करा एंथर ने, और ये एंथर जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है इसको ट्रांसफर कर देता है स्टिग्मा के पास। अगर वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर वो स्टिग्मा किसी और फ्लावर का है, जैसे इंसेक्ट वगैरह के द्वारा चले, पक्षियों के द्वारा या कीड़ों के द्वारा क्या होता है, किसी और स्टिग्मा के पास चला जाएगा। तो अगर किसी और स्टिग्मा के पास चला गया, अगर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन चला गया तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। थ्रू एजेंट लाइक एयर, वाटर, एनिमल, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एयर द्वारा, वाटर के द्वारा या एनिमल के द्वारा किसी और फ्लावर तक भी पहुंच सकता है। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है एंथर, और ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के पास। ठीक है, मेन मुद्दा ये है। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा, आगे टॉपिक है। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के पास, अगर ये अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर ये किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बट इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंथर जो कि ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास। ठीक है, अब स्टिग्मा क्या करेगा तो देखिए, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स होता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है। वो जो पॉलन ग्रेन था जो स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हुआ था, ये जर्मिनेट करता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है जो पास होता है, विच पास थ्रू स्टाइल, जो कि स्टाइल से पास होता है, टू रीच अप टू द ऑब्यूज, और ऑब्यूज के पास पहुंच जाता है जो कि ओवरी में मौजूद है। तो डायग्राम पे वापस आ जाए, देखिए डायग्राम समझिए। ये कौन था, एंथर। एंथर ने क्या बनाया, इसने बनाया पॉलन ग्रेन, और इसने पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर दिया स्टिग्मा को। स्टिग्मा से होता हुआ ये स्टाइल के पास आया, और स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुंच गया। ये है आपका बीचों बीच ओवरी। अब आपका जो पॉलन ग्रेन है वो ओवरी में पहुंच गया, और ओवरी में जो फीमेल पार्ट है ओवरी, इसमें पहले से ही मौजूद होता है ओव्यूल्स, यानी एक्सेल, अंडाणु, एक्सेल, ओव्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं ओवरी में। तो जो पॉलन ग्रेन है और जो ओव्यूल्स है वो ओवरी में आके मिलेंगे। भाई पॉलन ग्रेन तो एंथर ने प्रोड्यूस करा, स्टिग्मा के पास गया, स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी में पहले से ओव्यूल्स है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है और ओव्यूल्स है यानी एक्सेल है वो ओवरी में मिलेंगे, और इसी को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहीं पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट्स क्या था, तो मेल गैमेट्स था पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट्स क्या था, तो फीमेल गैमेट्स था ओव्यूल्स। इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों का फ्यूजन होगा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट पता लग गया। मेल गैमेट्स क्या होता है, पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओव्यूल्स, जो दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट आप ये सिंपल समझ सकते हो कि एक सेल थे, अब बहुत सारे सेल डिवाइड होकर बन गए। वैसे जाइगोट का रियल मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन है और जो आपका ओव्यूल्स है, जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो पॉलन ग्रेन था और जो आपका ओव्यूल्स था, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उनको जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ओवरी के अंदर। अब जाइगोट बन गया, और आपको याद होगा अगर आपने 8th क्लास में साइंस पढ़ी होगी कि जाइगोट जब डिवाइड होता है तो वह फॉर्म बनाता है एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं। जाइगोट डिवाइड होता है और बहुत सारे सेल बनाता है, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो।
ओव्यूल्स डेवलप थिक कॉट एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली। अब जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है और वो जो ओव्यूल्स था वो डेवलप करता है एक थिक कोट और वो चेंज होता है सीड्स में। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जब दोनों का फ्यूजन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना और यही एम्ब्रियो बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप है जो आपको याद रखने हैं कि सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें एक लास्ट पॉइंट आप बताओगे, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। अब ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के जैसे सेपल्स, पेटल्स, याद होगा ना आपको, तो ओवरी तो चेंज हो गया फ्रूट में और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट का वो फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं, वो टूट के बिखर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बट प्लीज डायग्राम से समझने का प्रयास करो क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो अगर आप डायग्राम से समझोगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, ये है आपका पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन किसने बनाया? तो एंथर ने बनाया। ठीक है, एंथर ने बनाया और एंथर ने जो पोलन ग्रेन बनाया ये भेजेगा स्टिग्मा को, स्टिग्मा को दे दिया। स्टिग्मा उसे लेकर जाएगा नीचे ट्यूब के द्वारा जिसको हम स्टाइल बोलते हैं और स्टाइल से होता हुआ ये पहुंचा देगा ओवरी के पास। ठीक है, पोलन ग्रेन बनाया किसने? एंथर ने। इसने ट्रांसफर कर दिया स्टिग्मा को, स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल, स्टाइल से होता हुआ ओवरी। अब ओवरी में पहले से ही बहुत सारे फीमेल जर्म सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। तो यहीं पर ओव्यूल्स और जो पोलन ग्रेन है वो आपस में फ्यूजन होते हैं। तो जब दोनों का फ्यूजन होगा यानी पोलन ग्रेन और दूसरा ओव्यूल्स जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, पोलन ग्रेन और दूसरा ओव्यूल्स जब दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के कुछ दिनों बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के कुछ दिनों बाद सीड्स बनेगा और सीड्स के कुछ दिनों बाद फ्रूट्स बनेगा। तो यही समझाने का प्रयास यहां पॉइंट टू पॉइंट मैं करूंगा। दोबारा देखिए, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है एंथर द्वारा जो कि ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा को। अगर वो सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है सेल पॉलिनेशन, अगर वो स्टिग्मा किसी और प्लांट फ्लावर का है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन, और ये ट्रांसफर हो सकता है एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और फॉर्म करता है पोलन ट्यूब जो कि पास होता है स्टाइल से और वो पहुंच जाता है ओवरी के पास और ओवरी में पहले से ही ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। यहां पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मेल गैमेट्स आपको याद होगा पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट्स आपको याद होगा ओव्यूल्स। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो डेट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर। ये जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनाता है और यही डेवलप्ड होकर बाद में सीड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सीड की फॉर्मेशन तो यहां तक है। और अगर आपसे पेपर में पूछ जाए प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन तो इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि ओवरी जो है वो चेंज हो जाता है फ्रूट में, ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में और जो दूसरे पार्ट्स है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो दूसरे या फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स है वो गिर जाते हैं तो ये फॉल ऑफ हो जाता है। तो ये था सीड की फॉर्मेशन या फ्रूट की फॉर्मेशन। इस टॉपिक को बार बार करना, थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक बट ये बहुत कम बच्चे समझ के जाते हैं। तो अगर आप समझ जाओगे तो आप लाखों में एक होंगे जिनको इस टॉपिक का आंसर पता होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी मैंने आपको दो वर्ड यूज किया था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने आपसे कहा भी था मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन ये ना, क्रॉस पॉलिनेशन ये ना। बड़ा सिंपल तरीका है समझने का। तो दो टाइप का पॉलिनेशन होता है बच्चों, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमारे पास था पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा के पास, ये भी आपको पता है कि पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा के पास। अगर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास गया, सेम फ्लावर के, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया, अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो डेट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यही पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास चला गया,
किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास चला गया तो डेट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको होगी कि पॉलन ग्रेन किसी और स्टिग्मा के पास कैसे जा सकता है, तो ये जाता है मोस्टली इंसेक्ट के द्वारा या एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन जब सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, और पॉलन ग्रेन जब किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, pollen grain प्रोड्यूस इन द एंथर, जो कि एंथर में प्रोड्यूस होता है, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, ऑफ द सेम फ्लावर। आ गया ना सेम फ्लावर, अगर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो दे आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलन, ये देखो ये सब आपको पता है, पॉलन ग्रेन जो कि प्रोड्यूस होता है एंथर में और ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, अगर वो स्टिग्मा सेम फ्लावर का है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलन ग्रेन जो कि प्रोड्यूस होता है एंथर में, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। हम सबको पता है कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है एंथर में और ये ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, और ये अगर स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर किसी और फ्लावर का हुआ तो दे आर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का मतलब यही है, देखो इस डायग्राम से आप डेफिनेशन बता सकते हो कि दोनों का मतलब क्या है। पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास गया तो डेट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहां तक बच्चों जो टॉपिक था वो फ्लावर के बारे में था। अब एनिमल के बारे में टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक बार जल्दी से मैं लास्ट बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि अब टॉपिक थोड़े बदल रहे हैं। देखिए पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? व्हेन pollen gain transfer to the stigma of the same flower, this is called self pollination, and when pollen gain transfer to the stigma of the some other flower, that is called cross pollination. now animal के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है what is puberty। puberty का मतलब क्या होता है, puberty की डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। तो puberty होता क्या है, पहले आप साइंटिफिक लैंग्वेज देखिए, फिर मैं आपको सिंपल वर्ड में भी समझाऊंगा। द पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का वह समय, वैन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जब हमारे बॉडी में ना जर्म सेल की फॉर्मेशन होने लगती है, जैसे कि ओवा, ओवम जिसको हम बोलते हैं। जब फीमेल की बॉडी एग सेल बनाने लग जाएगा और मेल की बॉडी स्पर्म बनाने लग जाएगा, स्टार्ट्स इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, जब हमारी बॉडी, मेल की बॉडी स्पर्म बनाने लग जाएगा और फीमेल की बॉडी ओवम बनाने लग जाएगा, यानी एग सेल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये जो समय होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, इसी को साइंस में पुबर्टी कहा जाता है। सिंपल वर्ड में देखिए, हम लोग जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, जो मेल और फीमेल है, ये हम सबको पता है। स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं, मेल जो है वो स्पर्म, मेल की बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती है, फीमेल की बॉडी ओवम या एग सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका एक एज होता है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका एक एज होता है। पर्टिकुलर एज के बाद ही हमारी बॉडी स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस कर सकता है। तो वह एज, वह आयु या वह पीरियड जब हमारी बॉडी, मेल की बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और फीमेल की बॉडी ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उस पीरियड से हम उसे बोलते हैं पुबर्टी। और इसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का वह समय, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जब प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल शुरू हो जाता है। अब जर्म सेल क्या, तो ओवा जो कि फीमेल में होता है और स्पर्म जो कि मेल में होता है, ये स्टार्ट मैच्योर होना शुरू हो जाता है या प्रोडक्शन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये जो समय होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, उसी को हम पुबर्टी कहते हैं। मोस्टली फीमेल में जो पुबर्टी हो तो पहले होती है। नॉर्मली अगर आप साइंस की बड़ी बुक पढ़ोगे तो 11 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है। 11, 12, 13 भी हो सकता है, बट मोस्टली 11, 12 साल में फीमेल में पुबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है। जबकि मेल में जो पुबर्टी एज होता है वो 12 से 13 साल के बीच स्टार्ट होता है। फीमेल की पुबर्टी जल्दी स्टार्ट होती है, मेल की पुबर्टी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके पास है, मैंने आपसे अभी कहा था कि पुबर्टी में ना हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। पुबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपके एग्जाम में ये आता है कि वो कौन कौन से कॉमन चेंजेस है जो कि मेल में भी होता है, फीमेल में होता है पुबर्टी के दौरान। कॉमन चेंजेस इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान ऐसे कौन कौन से चेंजेस है बच्चों जो मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। कॉमन चेंजेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, हमारे आर्मपिट्स में और जो जेनिटल एरिया होता है वहां पर थिक हेयर ग्रो शुरू हो जाता है।
हमारा जो जेनिटल एरिया होता है जिसे जनन अंग कहते हैं हिंदी में, और आर्म पे जिस अंडर आर्म्स हम लोग बोलते हैं, काख बोलते हैं शायद हिंदी में, वहां पर थिक हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है। यानी बाल उगने शुरू हो जाएंगे आपके आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। एक तो ये चेंजेस है जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सेकेंड, स्किन बिकम ऑयली। इस एज में जो स्किन होता है वो ऑयली हो जाता है और मे रिजल्ट इन पिंपल्स, और पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये कॉमन चेंजेस है, पिंपल्स मेल के भी आते हैं फीमेल के भी आते हैं, क्योंकि स्किन जो होते हैं वो ऑयली हो जाता है। तो ये दो चेंजेस है जो मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। 16 पॉइंट है चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी। अब वो कौन कौन से चेंजेस है केवल गर्ल्स में यानी फीमेल में होता है पुबर्टी के दौरान। तो पहला, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेकेंड, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, और गर्ल्स जो है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको आम बोलचाल में पीरियड्स बोलते हैं। जो अभी हमने आपसे कहा था ना, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि फीमेल की बॉडी जो है वो ओवम एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो हर 28 डेज बाद रिपीट होती है गर्ल्स में। तो ये दो चेंजेस है जो केवल गर्ल्स में होती हैं। एक तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है और दूसरा गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग पॉवर्टी। वो कौन कौन से चेंजेस हो केवल बॉयज में होता है पॉवर्टी में, यानी वो चेंजेस जो केवल मेल में होता है पॉवर्टी के दौरान। तो फर्स्ट है थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। फेस पर क्या होता है, थिक हेयर आने शुरू हो जाता है, यानी दाढ़ी और मूंछ, थिक हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है फेस पर लड़कों में। और दूसरा, वॉइस जो होती है ना वो क्रैक होने लगता है। आवाज जो है ना लड़कों की भारी होने लगती है, वो ब्रेक डाउन होने लगती है, क्रैक होने लगती है, आवाज जो है हैवी होने लगता है। तो ये वो चेंजेस है जो केवल बॉयज में होता है। देखिए जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। कॉमन चेंजेस जो मेल और फीमेल में होता है, थिक हेयर ग्रोथ होता है आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में, स्किन ऑयली हो जाता है तो पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो गर्ल्स में होता है चेंजेस पुबर्टी के दौरान, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और वो चेंजेस जो केवल बॉयज में होता है पुबर्टी के दौरान, तो थिक हेयर ग्रोथ हो जाता है फेस पर, और दूसरा वॉइस जो है वो क्रैक होने लगती है। तो ये जो चेंजेस थे ये कॉमन चेंजेस थे, ये गर्ल्स के चेंजेस थे, ये बॉयज के चेंजेस थे। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें उसका ना डायग्राम समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके वन बाय वन स्टेप। यहां मैं आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा कि आप इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डायग्राम आप देख रहे हो इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि कई बार डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है और कई बार लेबलिंग आ जाती है। तो अगर लेबलिंग आ गया फिर तो बस ये नाम आपके लिए काफी है, बट अगर बनाने के लिए डायग्राम आ गया तो फिर आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा लेबलिंग के साथ। तो एक इसकी डायग्राम की बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम लेबलिंग की बात करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसे बोलते हैं टेस्टिस को। सबसे ज्यादा फंक्शन भी सीखा है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो ये पूरा पार्ट है टेस्टिस, और ये टेस्टिस जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसको बोलते हैं टेस्टिस, और ये टेस्टिस जिसके अंदर होता है दे आर कॉल्ड स्क्रोटम। ये स्क्रोटम एक पाइप से कनेक्ट होता है, या टेस्टिस एक पाइप से कनेक्ट होता है। ये आप देख रहे हो पाइप जा रहा है। दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। इसे वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस जिसके अंदर होता है दे आर कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस हमारा एक पाइप नुमा चीज है उसको कनेक्ट होता है, दे आर कॉल्ड वास डिफरेंस। उसके बाद यूरेटर, यूरेटर आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा है दे आर कॉल्ड यूरेटर। उसके बाद ये तीन छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दे आर कॉल्ड सेमिनल वेसल्स। इसका बहुत बड़ा काम होता है सेमिनल वेसल्स। अभी हम सबके फंक्शन पढ़ेंगे, वन बाय वन मैं आपको सबके फंक्शन बताऊंगा कि किसका क्या काम होता है, और एग्जाम में फंक्शन ही पूछते हैं मोस्टली। तो लेबलिंग के लिए जरूर याद कर लेना। टेस्टिस, टेस्टिस होता है स्क्रोटम के अंदर। ये जो पाइप आप देख रहे हो दे आर कॉल्ड वास डिफरेंस। ये छोटा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा है दे आर कॉल्ड यूरेटर। और उसके बाद ये जो तीन छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है आपका इसे बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, ब्लेडर। पूरा नाम है यूनरी ब्लेडर। शायद आपको याद भी हो, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस के अंदर था। तो दे आर कॉल्ड ब्लेडर, इनको ब्लेडर बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दे आर कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड होता है जो कि स्पर्म के अंदर अपना सेक्रेशन ऐड करता है। तो फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दे आर इसके नाम याद कर लो, दे आर कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इन्हें सेमिनल वेसल्स बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड।
उसके बाद आपका पेनिस आ जाता है, और पेनिस के अंदर ये जो छोटा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वही वही जगह है जहां से यूरिन बॉडी से पास होता है, या स्पर्म जो होता है वो बॉडी से निकलता है। तो जिस पाइप से स्पर्म और यूरिन हमारे बॉडी के बाहर आता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले टेस्टिस, पहला पॉइंट। टेस्टिस किसके अंदर होता है? तो स्क्रोटम के अंदर, ये दूसरा था। ये पाइप से कनेक्ट है जिसे हम वास डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद ये छोटा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे यूरेटर बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पार्ट दो, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, कई सारे पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। दे आर कॉल्ड सेमिनल वेसल्स, इनको सेमिनल वेसल्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट ब्राउन कलर का जो दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्लैडर, या यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हो आप। उसके बाद इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनके फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा पार्ट इन्हें हम पेनिस बोलते हैं, और पेनिस के अंदर जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है दे आर कॉल्ड यूरेथ्रा, इनको यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। तो ये 9 जो पार्ट जो है अलग अलग, ये लेवलिंग में आ जाता है, और लेवलिंग के साथ इनका फंक्शन पूछेगा। तो लेवलिंग तो आप याद कर लेना, डायग्राम बना लेना, लेवलिंग सीख लेना अच्छे से। फिर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक में कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अगला टॉपिक यही है आपका कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक एक पार्ट्स हमने पढ़े हैं ना, इनके फंक्शन क्या है। तो सबके फंक्शन याद नहीं करने, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ ना उनके फंक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे अलग अलग रिफ्रेशर ले लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारे फंक्शन जो एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज है वो है एनसीईआरटी बुक, ये वाली बुक। इसके अकॉर्डिंग जो इसके अंदर दिया हुआ है उसे पढ़ना है आपको, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत कुछ लेते हो लेकिन एग्जाम के अंदर आप मोस्टली चीजें भूल जाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनाए गए, ना ज्यादा ना कम। तो सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस। मैंने आपसे कहा भी था कि सबसे पहले मैं आपको टेस्टिस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फंक्शन भी टेस्टिस का ही होता है। फर्स्ट टेस्टिस के बारे में, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ मतलब टेस्टिस का एक जोड़ा होता है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। मैंने अभी आपको बताया था कि टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम के अंदर होता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, हमारी बॉडी के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है ये भी कई बार पूछते हैं, क्योंकि बच्चों ये स्पर्म तभी बना पाएगा। टेस्टिस का मेन काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, टेस्टिस का मेन काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और ये स्पर्म तभी बना पाएगा जब इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान, लैंगिक संबंध के दौरान होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि टेस्टिस जो है ना और स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर क्यों है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, तो उस समय स्पर्म नहीं बनेगा। टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए होता है ताकि इसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बॉडी के मुकाबले कम रहे। तो इसका टेम्परेचर कम होगा ना तो ये आसानी से स्पर्म की फॉर्मेशन कर पाएगा। तो टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस होता है जो कि लोकेट होता है स्क्रोटम के अंदर और प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बॉडी के बाहर की तरफ होता है। ये स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। ये आगे ना बात कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और ये क्यों जरूरी है? ताकि स्पर्म की आसानी से प्रोडक्शन कर पाए। मैंने अभी आपसे बोला कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो स्क्रोटम है हमारा, जो बॉडी के बाहर इसलिए होता है ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो और ये आसानी से स्पर्म को बना सके। तो यही समझाने की कोशिश की गई है कि स्क्रोटम का ना लोअर टेम्परेचर होता है, जो कि जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। मेल जर्म सेल, हम सबको पता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो मेल जर्म सेल होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, मेल जर्म सेल को स्पर्म बोलते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस करता है, आर फॉर्म्ड हेयर। तो मेन काम तो यही है इसका कि स्पर्म की फॉर्मेशन करता है।
और स्पर्म की फॉर्मेशन तभी कर पाएगा जब इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, इसलिए जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टेस्टिस ना हार्मोन भी रिलीज करता है। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस होता है वो मेल का सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था। आपको याद होगा चैप्टर 7 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे एनिमल हार्मोन आया था और वहां पर मेल हार्मोन में मैं आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना वो भी टेस्टिस ही रिलीज करता है। नाम देखिए ना, टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल में रिलीज होता है ये रिलीज भी टेस्टिस ही करता है। आज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होगा, कब होगा प्रोडक्शन, ये टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। दूसरा, ब्रिंग चेंजेस एट पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान जो बदलाव आते हैं लड़कों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था थिक हेयर ग्रोथ होता है फेस के ऊपर, दाढ़ी और मूंछ आती है, उसके अलावा वॉइस जो होती है वो क्रैक होने लगती है। तो ये सब जो चेंजेस आता है वो भी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। तो आई होप आपको टेस्टिस समझ में आ गया होगा। अब पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे स्क्रोटम के अंदर, जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर लोअर होता है बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए। मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्म बोलते हैं ये टेस्टिस के अंदर ही बनता है। इसके अलावा टेस्टिस सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल का होता है वो प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो फंक्शन है ये चैप्टर 7 में आप पढ़ चुके हो। इसका काम होता है जो रेगुलेट करना प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को, और दूसरा ब्रिंग चेंजेस एट पुबर्टी। पुबर्टी में जो जो चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, वो भी रेगुलेट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। उसके बाद आता बच्चों वास डिफरेंस। अभी भी मैंने आपको बता रहा था कि एक पाइप सा होता है जो टेस्टिस से कनेक्ट होता है। देखिए ये पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा पाइप, ये वाला पूरा पाइप, दे आर कॉल वास डिफरेंस, जो कि टेस्टिस से कनेक्ट है। अब ये करता क्या है? तो टेस्टिस ने स्पर्म बनाया था, इसमें क्या बना? स्पर्म बना। इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई। अब ये स्पर्म कोई तो ले जाएगा ना बॉडी के अंदर, तो वास डिफरेंस का काम है ये स्पर्म को बॉडी के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को बॉडी के अंदर ले जाता है आगे प्रोसेस के लिए। तो यही वास डिफरेंस का काम है। ये एक ट्यूब की तरह होता है जो कि टेस्टिस से कनेक्ट होता है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। क्या काम बताया मैंने आपको? ये स्पर्म को टेस्टिस से उठाता है और यूरेथ्रा तक पहुंचा देता है। वास डिफरेंस का काम पता लग गया। वास डिफरेंस जस्ट लाइक अ ट्यूब, ये ट्यूब है, जैसे पानी की पाइप होती है ना वैसे ही ये एक ट्यूब की तरह काम करता है। ये सिर्फ स्पर्म को टेस्टिस से उठाता है, टेस्टिस से स्पर्म को लिया और उसको यूरेथ्रा तक पहुंचा दिया। यूरेथ्रा आप देख सकते हो, मैंने आपको यूरेथ्रा ये बताई थी, ये यूरेथ्रा होता है ना। तो ये स्पर्म को लिया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और ये यूरेथ्रा तक इसने पहुंचा दिया। तो टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक स्पर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वास डिफरेंस ही करता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है यूरेथ्रा, क्योंकि अब तो स्पर्म यूरेथ्रा के पास आ गया। अब यूरेथ्रा अगर आपने डायग्राम में ध्यान दिया होगा तो इसका एक ही काम है, स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना। यूरेथ्रा के सॉरी बच्चों, यूरेथ्रा के मेजरली दो फंक्शन होते हैं। पहला, यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होती है बॉडी से और यूरेथ्रा से स्पर्म भी निकलता है बॉडी से। तो एक बार में एक ही काम हो सकता है, या तो यूरिन पास हो सकता है या स्पर्म पास हो सकता है, लेकिन दोनों का पैसेज रास्ता जो है वो यूरेथ्रा ही है। इट इज अ कॉमन पैसेज, ये कॉमन रास्ता है किसके लिए? बोथ स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म एंड यूरिन का जो कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। इट्स आउटर कवरिंग, इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको पेनिस के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म का और यूरिन का, और इसका आउटर कवरिंग जो होता है उसको पेनिस कहते हैं। शायद आपको डायग्राम से बेहतर समझ पाएगा। देखो ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ना बीचों बीच, दे आर कॉल्ड यूरेथ्रा, इनको यूरेथ्रा कहते हैं। और ये जो कवर्ड है पूरा पूरा कवर्ड है, इनको पेनिस के नाम से जाना जाता है। तो यूरेथ्रा का जो कवरिंग पार्ट होता है उसको पेनिस बोला जाता है।
यहां पर दो एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो एसोसिएट ग्लैंड होते हैं। एक का नाम है सेमिनल वेसल्स, ये नाम आया भी था, अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखोगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ग्लैंड भी काम करते हैं। एक का नाम है सेमिनल वेसल्स और एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए बड़ा सिंपल है समझना, आप ऐसा समझो। सबसे पहले टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, ठीक है। उसके बाद वाज डिफरेंस ने उस स्पर्म को कैरी करा कहां तक, यूरेथ्रा तक। लेकिन बीच में ये दोनों भी आए थे ना, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स, ये भी तो कुछ करते होंगे। सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बीच में जो दो नाम आए थे, आखिर इनका भी तो कोई फंक्शन होगा ना। क्योंकि वाज डिफरेंस क्या कर रहा है, वो तो स्पर्म को ले जा रहे हैं आगे आगे पहुंचाते पहुंचाते यूरेथ्रा तक उसने पहुंचा दिया। लेकिन बीच में सेमिनल वेसल्स आया और प्रोस्टेट ग्लैंड आया, ये क्या करता है स्पर्म के अंदर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों मिलकर क्या करता है, ऐड करता है सेक्रेशन को। सर सेक्रेशन क्या होती है, सेक्रेशन आप एक तरह समझो फ्लूइड ऐड करता है, मतलब लिक्विफाइड कर देता है स्पर्म को। ये स्पर्म को सेक्रेशन ऐड करता है, यानी न्यूट्रिशन ऐड करता है, स्पर्म को भोजन देता है, न्यूट्रिशन देता है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट। ये जो सेमिनल वेसल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेक्रेशन ऐड करता है स्पर्म को, यानी स्पर्म को एक तरह से लिक्विफाइड कर देता है, पानी जैसा बना देता है। इस फ्लूइड से प्रोवाइड होता है नरिशमेंट, किसको, स्पर्म को, एंड मेक दियर ट्रांसपोर्ट इजी। और दूसरा फायदा ये होता है कि बॉडी से आसानी से ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प मिलती है, यानी बॉडी से इजीली बाहर निकल सकता है यूरेथ्रा के द्वारा। तो ये था बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा पेज पे यही था। तो एक बार जल्दी से मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, पेज कंप्लीट होने वाला है। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, जो कि स्क्रोटम के अंदर होता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। स्क्रोटम जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा लोअर होता है, जो कि नीड होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। टेस्टिस करता क्या है, तो ये मेल जर्म सेल बनाता है जिसको स्पर्म कहते हैं, ये टेस्टिस के अंदर ही बनता है। और टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको भी रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म को रेगुलेट करता है और पुबर्टी में जो बदलाव आते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। वाज डिफरेंस एक पाइप होती है जो कि स्पर्म को पास करता है, टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक ले जाता है। यूरेथ्रा क्या करता है, तो ये कॉमन पैसेज होता है दो चीजों का, स्पर्म का और यूरिन का, और इसका आउटर कवरिंग जो होता है उसको पेनिस कहते हैं। जब वाज डिफरेंस टेस्टिस से, वाज डिफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से ले जाया और ये पहुंचा देगा किसके पास, यूरेथ्रा के पास। टेस्टिस से स्पर्म लेगा, टेस्टिस से स्पर्म लिया और इसने पहुंचा दिया यूरेथ्रा तक। तो वास्ट डिफरेंस का काम है इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। अब उसमें काम आता है एसोसिएट ग्लैंड, बीच में एसोसिएट ग्लैंड आते हैं, दो ग्लैंड आ जाते हैं। एक का नाम है सेमिनल वेसल, एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या करते हैं, तो ये दोनों मिलकर स्पर्म के अंदर सैक्रेशन ऐड करते हैं, यानी स्पर्म को लिक्विफाइड कर देते हैं, स्पर्म को लिक्विफाइड कर देते हैं। इस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड ऐड होता है या सेक्रेशन ऐड होता है, जो भी आप वर्ड बोल पाओ, सेमिनल वेसल प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिलकर स्पर्म के अंदर जो सेक्रेशन ऐड करते हैं, इस फ्लूइड से क्या होता है कि स्पर्म को नरिशमेंट मिलती है, भोजन मिल जाता है स्पर्म को, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट होने में आसान हो जाता है, फ्लूइड जैसा बन जाता है, पानी जैसा बन जाता है, तो बॉडी से बाहर निकलने में बहुत ईजी होता है। अब आता है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लेबलिंग, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं वन बाय वन इसका सिस्टम भी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ले आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, ठीक है। इसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना आसान है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्ट आती है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हो बहुत इजी डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है ओवरी, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है ओवरी। ओवरी दो होते हैं, देखिए एक आपके राइट की तरफ, एक आपके लेफ्ट की तरफ, तो दो ओवरी होती है, इस आप पेयर ऑफ ओवरी बोल सकते हो आप, है ना, दो ओवरी है। ऐसे ही दो फिलोपियन ट्यूब होते हैं, देख रहे हो दोनों तरफ कनेक्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दे आर कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब, इनको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो आपको दोनों साइड का ऑरेंज वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको बोलते हैं
यूटेरस। क्या बोलते हैं इनको? यूटेरस। तो ये भी दो होते हैं, लेफ्ट और राइट में। उसके बाद आता है सर्विक्स, ये जो जॉइंट है बीच में इसको सर्विक्स कहते हैं, और इस पूरे पार्ट को जो ये दिखाई दे रहा है उसको वेजिना कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेजरली आप देखो तो 5 पार्ट होते हैं। एक आपका ओवरी, सबसे पहले ओवरी, कितने ओवरी होते हैं? तो 2 ओवरी होता है। उसके बाद आता है फिलोपियन ट्यूब, तो 2 फिलोपियन ट्यूब है, एक राइट में एक लेफ्ट में, 2 फिलोपियन ट्यूब है। उसके बाद यूटेरस आता है, यूटेरस एक आपके राइट में एक आपके लेफ्ट में, तो 2 यूटेरस है। उसके बाद दोनों जॉइंट होते हैं यहाँ पर, इसको सर्विक्स कहते हैं, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दे आर कॉल्ड वेजिना। तो 5 पार्ट होते हैं मेजरली। तो लेवलिंग जरूर कर लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आसान है, उसमें देखिए 9 पार्ट थे, इसमें केवल 5 ही पार्ट है। तो डायग्राम भी इजी है, तो इजीली आप बना लेना, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 इनके फंक्शन को लेके आता हूं। क्लियर हो गया? इनकी लेवलिंग जरूर कर लेना। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अब हम पढ़ेंगे इनके फंक्शन 1 बाय 1, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले ओवरी, मैंने आपको पहला ओवरी ही बताया था। अब पेयर ऑफ ओवरी, डायग्राम आपने देख लिया, पेयर ऑफ ओवरी होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोबारा देखना तो दोबारा देख लो, देखिए एक यार ये यहां पर है और एक यहां पर है, 2 ओवरी है ना। अब पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरी पाई जाती है फीमेल के अंदर। इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों तरफ होता है ये। तो ओवरी कितने होते हैं? अब पेयर ऑफ, यानी 2 ओवरी होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। उसके बाद ओवरी का क्या काम होता है? तो ये फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। फीमेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? एग, जिसको आप ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, कोई भी नाम दे दो। तो ओवरी का मेन काम होता है फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, यानी एग को प्रोड्यूस करना। तो एग कौन प्रोड्यूस करता है? तो एग प्रोड्यूस करता है ओवरी। उसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, जब लड़की पैदा होती है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, जब लड़की पैदा ही होती है, thousands of immature eggs are present in the ovary। बच्चों, जब लड़कियां पैदा होती है, गर्ल फीमेल पैदा होती है ना, तो ओवरी के अंदर उसके ओवरी के अंदर thousands ऑफ इमेच्योर एग पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी पहले से ही एग मौजूद होते हैं लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की पुबर्टी एज में पहुंचेगी, एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, जैसे ही वो लड़की पुबर्टी एज में पहुंचती है, जब फीमेल पुबर्टी एज में पहुंचती है, मैंने आपको बताया था पुबर्टी एज लड़कियों का 11 से 13 साल के बीच में होता है। तो जैसे वो पुबर्टी एज में पहुंचती है, सम ऑफ दीज एग स्टार्ट मैच्योरिंग। तो ये जो एग उसके बॉडी में पहले से ही मौजूद था, वो अब मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, यानी अब वो बॉडी के बाहर आएगा 1 बाय 1। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ। क्या होता है कि हर एक महीने क्या होता है? एग प्रोड्यूस होता है। 1 तो नहीं, क्योंकि मिलियन एग प्रोड्यूस होता है। एग्स इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरी। अब जो दोनों ओवरी थे ना, वो हर एक महीने उनमें से कोई एक ओवरी एग को प्रोड्यूस करता है। ये जो ओवरी पढ़ा था ना आपने, एक आपने राइट में देखा, एक आपने लेफ्ट में देखा, तो ये हर एक महीने इनमें से कोई एक एग प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एग्जांपल देखिए कि एक महीने किसी एक ने, यानी जनवरी में इसने एग प्रोड्यूस करा, तो फरवरी में इसको रेस्ट मिलेगा, फरवरी में ये एग प्रोड्यूस करेगा। हर एक महीने कोई एक ओवरी एग प्रोड्यूस करता है। फिर मार्च में ये एग प्रोड्यूस करेगा, अप्रैल में ये एग प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 बाय 1 दोनों ओवरी का काम क्या है? एग को प्रोड्यूस करना। एक महीने ये एग प्रोड्यूस करता है, अगले महीने ये एग प्रोड्यूस करता है। तो ये समझाने का मतलब था। अब ये जो सारे पॉइंट आपने पढ़े, एक बार जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है ओवरी का। कितने ओवरी होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरी होता है। कहां लोकेट होता है? तो बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन के साइड लोकेट होता है। ये करता क्या है ओवरी? तो ये फीमेल जर्म सेल बनाता है, जिसको एग बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। जब लड़की पैदा होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए फीमेल, जब गर्ल पैदा होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं उसके ओवरी में। लेकिन जैसे ही वो गर्ल पुबर्टी की एज में पहुंचती है ना, तो इनमें से कुछ एग जो होता है मैच्योर होने लगता है, वो बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो एग प्रोड्यूस होगा हर एक महीने एग प्रोड्यूस होगा 1 ऑफ द ओवरी। एक ओवरी हर एक महीने एग को प्रोड्यूस करेगा, जिसको आम बोलचाल में पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। अब ओवरी ने तो एग प्रोड्यूस कर दिया, अब ये सारा का सारा एग जाता किसके पास है? तो वो जाता है फिलोपियन ट्यूब के पास। डायग्राम्स आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ओवरी ने क्या करा? एग प्रोड्यूस करा।
अब ये सारा एग जाएगा किसके पास? तो सारा एग जाएगा फिलोपियन ट्यूब के पास, तो क्योंकि यही तो कनेक्ट है इससे। तो ओवरी से सारा का सारा एग जाता है फिलोपियन ट्यूब के पास, और फिलोपियन ट्यूब उस एग को ट्रांसपोर्ट करेगा यूट्रस तक। फिलोपियन ट्यूब उस एग को ट्रांसपोर्ट करेगा यूट्रस तक। फिलोपियन ट्यूब उस एग को ट्रांसपोर्ट करेगा यूट्रस तक, यहां तक यूट्रस तक पहुंचा देगा। ठीक है, देखो यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, फिलोपियन ट्यूब रिसीव द एग, ये एग रिसीव करता है, प्रोड्यूस बाय द ओवरी, जो ओवरी ने प्रोड्यूस किया था, एंड ट्रांसफर इट, और ट्रांसफर करता है किसको? यूटेरस को। यही तो मैं समझा रहा हूं, फिलोपियन ट्यूब का एक ही काम है, ये एग को रिसीव करता है ओवरी से और ट्रांसफर कर देता है यूटेरस तक। और बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी मेल का स्पर्म इसको मिल गया, तो वो फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होगा फिलोपियन ट्यूब के पास। जो फर्टिलाइजेशन होती है ना फीमेल में, फर्टिलाइजेशन आपको याद है? मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब बताया था कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म, और जो एग होता है जिसे ओवा बोलते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं, मेल का स्पर्म फीमेल का एग, ये दोनों जब मिल जाएगा उस पर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन भी फिलोपियन ट्यूब में ही होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी दोनों गैमेट्स, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों फिलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। यानी सिंपल वर्ड में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। तो फिलोपियन ट्यूब के दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन क्या बताया मैंने आपको? पहला फंक्शन है फिलोपियन ट्यूब का कि ये ओवरी से एग लेगा और उस एग को ट्रांसपोर्ट कर देगा यूटेरस तक। और दूसरा काम है, अगर बाई चांस इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन जो होगी वो सबसे पहले फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। यानी एग और स्पर्म सबसे पहले कहां मिलते हैं? तो फिलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। अब एग आ चुका है आपके पास यूटेरस के पास, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब ने एग दे दिया किसको? यूटेरस को। भाई एग किसने प्रोड्यूस करा? एग प्रोड्यूस करा ओवरी ने। ओवरी से एग ट्रांसपोर्ट हो गया किसके पास? यूटेरस के पास। ट्रांसपोर्ट किसने करा? फिलोपियन ट्यूब ने। फिलोपियन ट्यूब ने ओवरी से एग लिया और ट्रांसपोर्ट कर 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 करके पहुंचा दिया यूटेरस तक। यानी अब आपका एग जो है वो किसके पास है? यूटेरस के पास है। यूटेरस जो होता है बच्चों, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बड़े से थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यहीं पर बच्चों का विकास होता है। मेरा आपका जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो यूटेरस के अंदर ही होता है। यहीं पर 280 डेज, 280 दिन, जिसको 9 मंथ बोलते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो यूटेरस में होता है। तो इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका ये जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा, जो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो एक बार जल्दी से इस पेज को खत्म कर लेते हैं। इस पेज पे हमने क्या जाना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है और बोथ साइड होता है एब्डोमेन के। ओवरी फीमेल जर्म सेल, जिसको हम एग बोलते हैं, इसको प्रोड्यूस करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल। यानी फीमेल के बर्थ के टाइम से ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग पाए जाते हैं ओवरी के अंदर। और जब लड़की पोवर्टी की एज में पहुंचती है तो ये एग मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, और हर एक महीने दोनों में से कोई एक ओवरी एग को प्रोड्यूस करेगा। फिलोपियन ट्यूब एग को रिसीव करता है ओवरी से और ट्रांसफर कर देता है यूटेरस तक। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो भी फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। यूटेरस रिसीव करता है ओवरी से सारा का सारा जो एग है वो यूटेरस के पास आता है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ। ठीक है ना, अगर आपको ये भी जानना है तो मैं ये भी समझा देता हूं। सर्विक्स और वेजिना, इसका कोई ज्यादा फंक्शन तो नहीं है। ये तो आपने पढ़ लिया, पहला ओवरी, दूसरा फिलोपियन ट्यूब, तीसरा यूटेरस। सर्विक्स और वेजिना, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो बच्चा ये हिस्सा खुलता है, सर्विक्स का हिस्सा खुलता है, ये वाला जॉइंट है ना, ये हिस्सा खुलता है, और सर्विक्स से और वेजिना से बच्चा बाहर आता है। बेबी जो डेवलपमेंट हो जाती है ना, तो यहीं से उसको बाहर खींच लिया जाता है सर्विक्स और वेजिना से। तो इसका फंक्शन आपके बुक में दे नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत स्पेशल टिश्यू है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारी बॉडी में। अक्सर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि हमारी नाभि जो होती है, नाभि, वो एक तरह से कनेक्ट होती है पाइप के द्वारा मदर से। आपने टीवी वगैरह पे, मूवी वगैरह में देखा होगा।
तो जो नाभि कनेक्ट है ना, आपकी पाइप जो कनेक्ट है, प्लेसेंटा बोलते हैं उसको। देखिए आप एक बात समझिए, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो इतना मेच्योर नहीं है। बेबी जो पेट के अंदर है, जो यूट्रस के अंदर है, वो इस दुनिया में तो अभी उसे पता ही नहीं है कुछ, लेकिन उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। 9 मंथ कैसे रहेगा वो जीवित, जब उसको भोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो वो फूड कैसे पहुंचेगा। तो वो मदर के, जो मदर का टिश्यू होता है, वो बच्चे के टिश्यू से कनेक्ट होता है, उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के द्वारा ही सारा का सारा फूड जो मदर खाएगी ना, वो बच्चे तक पहुंचेगा। इसे देखते ना, क्या कहते हैं कि जब मदर प्रेग्नेंट हो तो उसे अच्छा खाना देना चाहिए, हेल्दी खाना देना चाहिए, फ्रूट देना चाहिए, वेजिटेबल, क्योंकि वो सारा का सारा फूड, उसका कुछ पार्ट बच्चे तक पहुंचता है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। वो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो याद है ना आपको, जब एक ऐसा स्टेज आता है जब बच्चे का हाथ पैर सर दिखने लग जाए, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू की मदद से। उसी टिश्यू को प्लेसेंटा कहते हैं। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज। इसी प्लेसेंटा के द्वारा ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और बच्चे ने अगर कोई वेस्ट मटेरियल निकाला है तो वो वेस्ट मटेरियल भी वहां से निकलकर मदर के ब्लड में वापस मिल जाता है। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू का नाम है बच्चों। इसी प्लेसेंटा के द्वारा हम सबको न्यूट्रिशन मिला था जब हम लोग अपने मम्मी के पेट में थे। तो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू की मदद से, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किस चीज के एक्सचेंज के लिए, क्या क्या एक्सचेंज होती है, तो ग्लूकोज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, और अगर बच्चे ने कोई वेस्ट मटेरियल निकाला है तो वो भी वहां पर एक्सचेंज हो जाता है प्लेसेंटा के माध्यम से। उसके बाद आता है जेस्टेशन पीरियड। व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, वन मार्क्स में आ जाता है। तो सिंपल बोलचाल में हम लोग जेस्टेशन पीरियड पता है क्या होता है, जब मदर जो प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उसे हम लोग साइंस में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ तक। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला। जब बच्चे का जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिला था, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक का जो टाइम होता है, दे आर कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इनको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये कितना महीने का होता है, तो 9 मंथ का होता है। ये सब तो आपको पता होगा। 280 डेज होता है। तभी तो आपने देखा होगा ना, आप किसी से पूछोगे बता देगा, डॉक्टर बता देते हैं, जो मशीन है ना, वो बताती है कि कितने दिन फर्टिलाइजेशन होता है, किस डेट को फर्टिलाइजेशन हुआ था। मशीन, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो वो मशीन बता देती है कि ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कब मिले थे। अप्रोक्सीमेट डेट बताते, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन का डेट पता लग गया, उसमें 280 दिन जोड़ दो। तो 280 दिन जब आप जोड़ोगे तो वो 9 मंथ का हिसाब बैठेगा। तो 280 दिन बाद डॉक्टर बता देते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, आपका जो बच्चा होगा इस डेट को होगा। आप अपनी मम्मी से पूछना, वही बता देंगी। एग्जैक्ट डेट पता होता है फीमेल को कि जो बच्चा होगा वो कब होगा, कौन सी डेट को होगा। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, एक्सेप्शन केस अलग है, बट नॉर्मल डिलीवरी में यही होता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के बर्थ तक जो टाइम होता है, दे आर कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये 9 महीने का होता है या 280 डेज का होता है। आम बोलचाल में इसको प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंसुरेशन या मेंसुरेशन साइकिल। इसको मेंसुरेशन या मेंसुरेशन साइकिल के नाम से जाना जाता है, और आम बोलचाल में इसको पीरियड्स कहते हैं, जो फीमेल के अंदर होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा कि जब लड़की पुबर्टी के एज में पहुंचती है ना, तो उसका जो ये ओवरी है, जब लड़की पुबर्टी के एज में पहुंचता है तो बच्चों इसकी जो ओवरी है ना, ये एग को प्रोड्यूस करने लगता है, यानी एग मैच्योर होने लगता है। और ये एग धीरे धीरे बॉडी से ना बाहर आता है। एग पहले ओवरी प्रोड्यूस करेगा, ओवरी देगा फ्लोपियन ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब लेकर आएगा यूटेरस के पास, यूटेरस से जाएगा सर्विक्स के पास, सर्विक्स से वेजिना, और वेजिना से बाहर। और ये हर 28 डेज बाद होता है फीमेल में। पहले 28 डेज इधर से होगा, फिर 28 डेज बाद ये प्रोसेस इधर से होगा। तो हर 28 दिन के बाद ये जो एग है ना, वो बॉडी से बाहर आती है। फीमेल जब पुबर्टी एज में पहुंच जाती है तो उसकी बॉडी हर एक 28 दिन बाद, 28 डेज के बाद एग को प्रोड्यूस करता है और बॉडी से बाहर आता है। पहले ये वाला होगा,
उसके 28 डेज बाद इधर से होगा। तो हर 28 से 30 दिन बाद ये चीज प्रोसेस रिपीट होती है। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अब पेपर में क्या लिखना है, तो आइए, द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूटेरस जो है वो हर एक महीने अपने आप को तैयार करता है टू रिसीव फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है यानी उसकी जो दीवार होती है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, ये जो यूटेरस की लाइनिंग देख रहे हो ना आप, ये जो लाइनिंग आपको देख रहे हो ऑरेंज कलर में, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये यूटेरस की लाइनिंग है, इसे लाइनिंग बोलते हैं, लाइनिंग ऑफ यूटेरस। द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक, वो थिक हो जाती है एंड स्पॉन्जी हो जाता है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। देखिए अब चीजों को समझिए, रटो मत, चीजों को समझो। लड़की का पीरियड जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो तो 13-14 साल में स्टार्ट हो गया और प्रेग्नेंट वो जाके बनेगी 25, 26 या 30 साल में। तो ये बीच का जो 14-15 साल है ना, ये इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, यानी इतनी बार पीरियड्स हो चुका होगा कि ये चीज जो है ना, ये स्पॉन्जी हो चुका होगा और ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा काफी, ताकि वो एम्ब्रियो को संभाल सके। ये स्पॉन्जी हो चुका होगा, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, ताकि बाद में जब एग फर्टिलाइज हो तो ये इस कैपेबल होगा कि वो बेबी को संभाल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाता है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो को संभाल सके। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी लड़की जो है उसकी बॉडी में अभी एम्ब्रियो नहीं बना है या जाइगोट नहीं बना है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो इस लाइनिंग की जरूरत नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो इसका क्या करोगे, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस ये टूटना स्टार्ट होगा, इसकी जो परत होती है ना ऊपर की, वो टूटने लगती है। इससे काफी ये पेनफुल होता है, लड़कियों को पता होगा, ये काफी पेनफुल होता है। शुरू के 1-2 दिन तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और स्टार्टिंग पीरियड बहुत पेनफुल होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना, तो ये जो इनर लाइनिंग होती है इसकी नीड नहीं होती। अब नीड नहीं होगी तो ये ब्रेक डाउन होगा। दिस लाइनिंग ब्रेक, ये लाइनिंग टूटेगा एंड कम आउट थ्रू वेजिना, और जब ये टूटेगा ना तो बहुत सारा ब्लड बाहर आएगा, और ये ब्लड आ गया और एग पहले से ही था, तो ब्लड और एग दोनों मिलकर म्यूकस बनता है। ब्लड और एग दोनों मिलकर म्यूकस बनाते हैं, यानी ब्लड और एग जब मिल जाता है, जैसे गंदा खून कहते हैं, अगर आपने पैडमैन मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, एग और ब्लड दोनों मिक्स हो गए, जो 28 दिन बाद बाहर आएगा। हर 28 दिन बाद लड़की में रिपीट होता है, ये उसको म्यूकस कहते हैं। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज, ये हर एक 28 दिन बाद रिपीट होता है, हर एक महीने में। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई होप मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाता हूं। देखिए यूट्रस है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एग को लेने के लिए कि भाई फर्टिलाइज एग मेरे पास आ जाए। अब जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो बहुत ज्यादा थिक होती है और स्पॉन्जी होती है, जो कि सपोर्ट कर सकती है एम्ब्रियो को। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, यानी स्पर्म और एग नहीं मिले आपस में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग क्यों चाहिए था, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो यूट्रस की लाइनिंग की नीड नहीं है, और जब यूट्रस की लाइनिंग की नीड नहीं है तो ये ब्रेक डाउन होगा, यूट्रस की लाइनिंग टूटेगा। दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड, अब लाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये लाइनिंग क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो ये वेजिना से ब्लड और जो आपका जो एग था वो दोनों मिक्स हो जाएगा, वो म्यूकस कहलाता है। और ये हर एक 28 डेज बाद होता है लड़कियों के अंदर, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तभी होता है जब एग फर्टिलाइज ना हो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होगा, जब एग फर्टिलाइज ना हो, और एग फर्टिलाइज हो गया तो 9 मंथ तक, यानी 280 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण फैलती है, उन्हें बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी। और ये 2 टाइप की होती है, एक होती है बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग, एक होता है वायरस से। तो जो बैक्टीरिया से डिजीज होता है उसके 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, गोनेरिया एंड सिफिलिस। मैं रिपीट करता हूं, गोनेरिया
सिफिलिस, गोनेरिया सिफिलिस, गोनेरिया सिफिलिस। ये बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी डिजीज है। ऐसे ही वायरस से होने वाले दो आपको डिजीज याद रखना है, वॉट्स एंड एचआईवी एड्स। ये नाम आपने सुन रखा होगा, बट बाकी सारे नाम आपके लिए नए हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। बैक्टीरिया, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो, यही आता है पेपर में, एसटीडी, बैक्टीरिया से होने वाला, वायरस से होने वाला, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा ना, नोट्स पढ़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले पेपर में। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है गोनेरिया सिफिलिस, और वायरस से होने वाला वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि बच्चे को बर्थ को कंट्रोल करना। देखिए, बड़ा परिवार आज के टाइम में आपको पता है कि बड़े परिवार के ना बहुत सारे डिसएडवांटेज है। बच्चे आप बहुत सारे पैदा कर लोगे तो उसकी शिक्षा के ऊपर, उसकी पढ़ाई, उसके रख रखाव, तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि लोग ना कम बच्चे पैदा करें, और आजकल लोग भी अवेयर हो रहे हैं क्योंकि फैमिली को संभालना है। तो सरकार ने कुछ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दे रखे हैं ताकि बच्चे के बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। तो इसे मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल भी बोलते हैं। अगर पेपर में घुमा फिरा के आ गया ना, अगर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आ गया तो भी ये लिखना है, और ये पेपर में पूछा ना मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि बच्चे के बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भी यही आपको लिखना है। तो बच्चे के बर्थ को कंट्रोल करने के 4 मेथड है। एक है मैकेनिकल मेथड, जिसको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है आईयूसीडी, जिसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको, और एक होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, 4 मेथड है जिसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। दोबारा बोल दूं, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। अब मैकेनिकल बैरियर में मेल के लिए कंडोम आता है और फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप आता है। केमिकल मेथड में पिल्स आती है, गोलियां आती है। आईयूसीडी लूप आता है और कॉपर टी आता है। और सर्जिकल मेथड में आप वास्टोटॉमी बोलते हैं या ट्यूबेटॉमी बोलते हैं, भी समझाऊंगा आपको। ये शॉर्ट में आपको समझा दिया, ये शॉर्ट में एक टेबल बना के आपको समरी बता दी, बट वन बाय वन समझाऊंगा ये सब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ये रहा, इसको मैकेनिकल बैरियर को फिजिकल बैरियर भी कहते हैं बच्चों। ये जो मैकेनिकल बैरियर आप लिख रहे हो ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल बैरियर, इनको फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। तो दोनों नाम इसलिए मैंने अलग अलग लिए ताकि पेपर में अगर मैकेनिकल बैरियर आए तो भी आप समझ जाओ, फिजिकल बैरियर आएगा तो भी आप समझ जाओ। ठीक है, इसे अलग अलग नाम लिए। तो फिजिकल बैरियर में क्या आता है, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। मैकेनिकल फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि हमें एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं देना आपस में। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडोम इस्तेमाल करते हैं मेन, या फीमेल क्या करती है, सर्वाइकल कैप यूज करती है। ठीक है, मेल के लिए कंडोम आता है, फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप आता है, ताकि ये जो एग और स्पर्म है वो आपस में मिले ही ना। उसके बाद आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सिंपल एक ऑरल पिल्स आती है, गोली आती है, दवाई आती है, आप उसे ले लो तो सारे एग या स्पर्म सारे मर जाएंगे केमिकल से। दी चेंजेस हार्मोन बैलेंस, ये हार्मोन बैलेंस को बदल देता है बॉडी का, सो डेट एग्स आर नॉट रिलीज, ताकि एग जो है वो रिलीज ही ना हो, सारे सारे एग खत्म हो जाते हैं एक बार में। लेकिन केमिकल मेथड के साइड इफेक्ट है, मे हैव साइड इफेक्ट। केमिकल मेथड गोली के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर लगातार जो फीमेल है, जो लेडी है, अगर वो केमिकल मेथड का इस्तेमाल करती रही, पिल्स लेती रही सालों सालों तक, तो हो सकता है उसका एग फर्टिलाइजेशन की पावर है वो ही खत्म हो जाए। तो केमिकल मेथड में पिल्स का इस्तेमाल होता है, ऑरल पिल्स, गोलियां आती हैं, या हार्मोन को अलग बैलेंस कर देता है इस प्रकार से कि एग रिलीज ही ना हो, और इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आईयूसीडी, इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में, तो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आई रिपीट, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और यह है कॉपर टी और लूप, कॉपर टी और लूप। इसको आईयूसीडी में पढ़ा था ना आपने, इसमें 2 चीज आती है, लूप या कॉपर टी। तो कॉपर टी या लूप ये प्लेस किया जाता है यूटेरस में, जो फीमेल का यूटेरस आपको याद होगा, उसमें लगा दिया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जाए। तो आईयूसीडी एक ऐसा टेक्निक है जिसे आप जब मर्जी लगा सकते हो, जब मर्जी हटा सकते हो। ये ना अलग अलग ईयर में आता है, जैसे आपको 2 साल, मान लो आप चाहते हो कि आपके बच्चे 2 साल ना हो तो 2 साल के लिए लगा लो, 5 साल के लिए लगा लो, 10 साल के लिए लगा लो। तो इसमें लोगों पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आजकल जो है ना वो आईयूसीडी को ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान भी नहीं है
और आप बच्चों के बीच में गैप भी रख सकते हो, 5 साल 10 साल, जो भी आपको इच्छा हो, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर कंडोम का इस्तेमाल होता है या सर्वाइकल कैप का। केमिकल मेथड में ऑरल पिल्स का इस्तेमाल होता है, ये हार्मोन को बैलेंस करता है ताकि एग रिलीज ही ना हो, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आईयूसीडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें कॉपर या लूप को लगा दिया जाता है यूटेरस के अंदर ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब एक रह गया ना सर्जिकल मेथड, तो ये भी पढ़ ही लो। सर्जिकल मेथड, नाम ये सर्जिकल यानी ऑपरेशन होगा, तो ये कोई भी करा सकता है। मेल चाहे तो मेल करवा दे, फीमेल चाहे तो फीमेल करवा ले। अगर मेल करता है सर्जिकल मेथड से तो उसका जो वास्ट डिफरेंस होता है, याद है वास्ट डिफरेंस? याद, आपको डायग्राम दिखाता हूं शायद याद आ जाए। ये देखिए वास्ट डिफरेंस, ये रहा ट्यूब, याद है ना, जो स्पर्म को ले जा रहा था, इसको ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसको ब्लॉक कर देंगे तो भाई ये लेके ही जाएगा आगे आपका स्पर्म। तो मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, ताकि जो स्पर्म है वो ट्रांसफर ही ना हो। और इसी को बोला जाता है वासेक्टॉमी। क्या बोलते हैं इसको? वासेक्टॉमी। याद रखोगे, अगर मेल अपने वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक करवाता है तो दे आर कॉल्ड वासेक्टॉमी। और एक होता है फीमेल, तो फीमेल में क्या होता है, जो फिलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। फिलोपियन ट्यूब याद है ना आपको, जो एग को लेके गया था, ये रहा फिलोपियन ट्यूब, ये रहा फिलोपियन ट्यूब, ये रहा फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, याद है ना आपको, इन्हें फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इसी को ब्लॉक कर देंगे, फिलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देंगे। फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो एग आगे जाएगा ही नहीं। तो फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर, ताकि एग का ट्रांसफर ही ना हो। इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो नसबंदी आपने सुनी होगी ना हिंदी में शायद, तो अगर लड़का नसबंदी कराता है तो उसे वासेक्टॉमी बोलते हैं, लड़की नसबंदी कराती है तो उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, अलग अलग नाम है। वासेक्टॉमी में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको ब्लॉक करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल का जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, फीमेल फोर्टिसाइड्स, और इसको हम बोलते हैं मादा भ्रूण हत्या। आपने सुना होगा हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होने से पहले ही। उनको जब पता लगता है तो कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इनको हम फीमेल फोर्टिसाइड्स कहते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि आजकल देशों में, हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ा है तो अब ये चीजें कम हो गई हैं, बट एक ऐसा टाइम था जब ये प्रचलन बहुत ज्यादा था। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म, वॉर्म होता है गर्भ, यानी किसी फीमेल चाइल्ड को गर्भ के अंदर ही मार देना। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड, एक फीमेल चाइल्ड को गर्भ के अंदर ही मार देना, इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड्स, जिसको मादा भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड्स बोला जाता है। यानी लड़की को पेट में ही, गर्भ में ही मार देना फीमेल फोर्टिसाइड्स कहलाता है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छे सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी के लिए अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड। एक बैलेंस सेक्स रेशियो होना चाहिए जिसमें ना तो ज्यादा मेल हो ना ज्यादा फीमेल हो, दोनों का रेशियो लगभग बराबर हो। दैट कैन बी अचीव, और ये अचीव किया जा सकता है बाय एजुकेटिंग पीपल। किसका एक ही तरीका है? बाय एजुकेटिंग पीपल। आप लोगों को समझाओ, लोगों को शिक्षित करो ताकि वो समझ पाए, और ये जो सेक्स रेशियो है वो हमारा हेल्दी हो, बैलेंस हो, मेल और फीमेल की संख्या बराबर हो। तो ये अचीव किया जा सकता है एजुकेटिंग पीपल, लोगों को पढ़ा लिखा कर, टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस, ताकि वो इस प्रकार के जो गलत प्रैक्टिस है वो ना करें, लाइक फीमेल फोर्टिसाइड, महिला भ्रूण हत्या ना करें, एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन ना करें। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि बच्चे को पैदा होने से पहले उसका लिंग का पता कर लेना। बच्चे जब पैदा नहीं हो ना उससे पहले उसका लिंग पता कर लेना, उसका सेक्स पता कर लेना, उसका जेंडर पता कर लेना कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस ना हो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बैलेंस सेक्स रेशियो जॉत है, और ये अचीव किया जा सकता है लोगों को शिक्षित कर कर, ताकि वो इस प्रकार की माल प्रैक्टिस ना करे जैसे फीमेल फोर्टिसाइड के द्वारा करते हैं, या फिर वो प्री नेटल सेक्स डिटरमाइन करके करते हैं। इस प्रकार की हरकतें लोग ना करें, ये एडवाइस दिया गया है चैप्टर के लास्ट में। तो इस पेज पर आपने जाना सर्जिकल मेथड, जिसमें अगर मेल अपने वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक करवाता है तो वासेक्टॉमी, और फीमेल अगर फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करवाती है तो ट्यूबेक्टॉमी। फीमेल फोर्टिसाइड्स में क्या होता है कि हम फीमेल चाइल्ड जो होते हैं उसको वॉर्म के अंदर ही मार दिया जाता है, जिसको फीमेल फोर्टिसाइड्स कहते हैं। और एक अच्छे सोसाइटी की पहचान या इस बात से होती है कि वहां का जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस हो, मेल और फीमेल की संख्या बराबर हो।
और ये तभी अचीव किया जा सकता है जब लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर 8 और बिलीव मानिए आप पिछले 15 साल का पेपर भी उठा के देख लो, जो मैंने आपको टॉपिक कराया इससे बाहर कभी भी किसी के पेपर में नहीं आया। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, पूरे चैप्टर की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना आपका इंक्रीज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक नमस्ते, बाय और जय हिंद।